हमारे इंटरकनेक्टेड नेटवर्क में क्या है, तो हमारी स्टेबिलिटी कम होती है, पावर ऑसिलेशंस होती हैं, पावर फ्लो कंट्रोल थोड़ा डिफिकल्ट होता है। पावर फ्लो कंट्रोल का मतलब हम यहाँ से यहाँ की तरफ पावर ट्रांसफर करना चाहते हैं। अब हम चाहते हैं कि ये पावर ट्रांसफर इट शुड हैपन इन ए कंट्रोल्ड वे। तो ये जो कंट्रोल है, ये पावर फ्लो कंट्रोल थोड़ा डिफिकल्ट होता है। और कभी कभी क्या होता है, देयर इज अ लार्ज फ्लो ऑफ रिएक्टिव पावर दैट लीड्स टू वोल्टेज कोलैप्स। हम जानते हैं कि रिएक्टिव पावर और वोल्टेज जो होती है ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती है। अगर आप रिएक्टिव पावर डिमांड सेटिस्फाई नहीं कर पाए तो हमारी वोल्टेज क्या होती है, वोल्टेज हमारी कम होती जाती है, जैसे कि यहाँ विंटर्स में होता है। अब जैसे ही रिएक्टिव लोड्स लगाते हो और हमारा जनरेटर केपेबल नहीं होता है रिएक्टिव पावर सप्लाई करने के, तो उसकी वजह से क्या होता है, आपका वोल्टेज गिरना स्टार्ट हो जाती है। तो आपकी वोल्टेज कम होती जाती है और एंड पे आपका क्या हो जाता है, वोल्टेज कोलैप्स। अब व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज फॉर फैक्स डिवाइसेस? तो जब हम फैक्स डिवाइसेस लगाएंगे अपने सिस्टम में, तो ये जो ऊपर प्रॉब्लम्स हैं जो हमें फेस करनी पड़ती हैं इन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स, ये प्रॉब्लम्स फैक्स डिवाइसेस हमारे सॉल्व करके हमें दे देते हैं। तो सच ए कंट्रोल इज पॉसिबल। पहली चीज है कि हमारी लाइन जो होती है वो ओवरलोड नहीं होती है। सच ए कंट्रोल इज पॉसिबल दैट लाइन्स don't get overloaded. अब ये समझो कि अगर आपके पास ये आपके पास एक जनरेटर है, इस जनरेटर की कुछ कैपेबिलिटी है कि इट कैन जनरेट 1000 मेगावाट्स, और यहां पर एक आपकी लाइन है और यहां से लोड्स हैं। इस लाइन की रिएक्टेंस है अब क्या होगा, सारा का सारा पावर इसी लाइन के थ्रू फ्लो करेगा। आपके 1000 मेगावाट्स विल फ्लो थ्रू दिस लाइन और लोड्स तक पहुंच जाएंगे। अब दूसरी चीज क्या कर सकते हो, अब ये जो लाइन है, ये लाइन बनी है ओनली फॉर 500 मेगावाट्स। तो आप क्या कर सकते हो, आप यहां पर एक और लाइन कनेक्ट कर दो पैरेलल में। ये भी आप 1 ओम की लाइन रखो। तो अब आप क्या देखोगे कि पहले क्या हो रहा था, एक ही लाइन के थ्रू 1000 मेगावाट्स जा रहे थे, लेकिन ये जो लाइन है इसमें कुछ थर्मल लिमिट्स हैं कि अगर आप इतना ज्यादा पावर इसके थ्रू चलाओगे तो ये ओवरलोड हो जाएगी। इसके लिए हमने क्या आसान सी चीज दे दी, हम इंस्टेड ऑफ 1 लाइन वी विल यूज डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइंस। अब अपने 2 ट्रांसमिशन लाइंस ले ली, अब यहां से 500 मेगावाट्स जाएंगे और यहां से 500 मेगावाट्स जाएंगे। ठीक है, अब आप इससे बेटर आप और पावर फ्लो को कंट्रोल करना चाहते हो, तो आप क्या कर दो, इंस्टेड ऑफ ये आप यहां पर एक वेरिएबल इंपेडेंस लगा दो। अब ये J1 नहीं, आप इसको वेरी कर सकते हो। जब आप वेरी करोगे, वेरी करने से क्या होगा, ये तो 1 ही है, आप इसको वेरी करते जाओ। आप इसको बना दो J2। आपने क्या कर लिया, आपने एक लाइन ली, बट उस लाइन की आप इंपेडेंस को वेरी कर सकते हो। वो वेरी आप कैसे कर सकते हो, यूजिंग दीज फैक्ट्स डिवाइसेस। अब आपके पास एक वेरिएबल, आपके पास 2 लाइनें हैं, एक लाइन
आपकी नॉर्मल सी लाइन है, बट दूसरी लाइनों में आपने क्या कर दिया, आपने फैक्स डिवाइसेस कनेक्ट किए हैं, एंड यूजिंग दीज डिवाइसेस आप लाइन की इंपिडेंस को चेंज कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, जब मैंने 1 ओम रखी लाइन की इंपिडेंस, तो दोनों जगह से सेम इंपिडेंस है, तो यहाँ से 500 गया, यहाँ से 500 गया। अब यहाँ से 1 ओम है, इसको मैंने 2 कर दिया। अब आप क्या देखोगे, अराउंड 2/3 ऑफ पावर यहां से जाएगा और 1/3 ऑफ पावर यहां से जाएगा। आपको और ज्यादा कंट्रोल चाहिए, आप चाहते हो कि इस लाइन पे ज्यादा पावर चलता रहे, आप यहां से इंपेडेंस बढ़ाते जाओ, आप देखोगे इस वाले साइड से ज्यादा पावर फ्लो होता जाएगा। क्यों? बिकॉज पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंस। अगर आप इस साइड की रिएक्टेंस बढ़ाते जाओगे, यहां से पावर कम होता जाएगा और इस वाले साइड से पावर बढ़ता जाएगा। अब आप चाहते हो कि नीचे वाली लाइन में आपका ज्यादा पावर फ्लो हो, तो आप क्या कर दो, एक्स का वैल्यू कम कर दो, नीचे वाली लाइन से ज्यादा पावर फ्लो होगा। तो अब क्या हुआ आपका, अगर आपकी कोई लाइन ओवरलोडेड थी, तो बाय चेंजिंग दिस इम्पिडेंस आप उस लाइन को, उसके आप नॉर्मल, उसको जो उसकी लोडिंग कैपेबिलिटीज है, आप उसको उस पर लोड कर सकते हो। सेकेंड एडवांटेज होती है, when you use fax devices, it improves stability of the system. स्टेबिलिटी क्या होता है कि अगर आपके पास जनरेटर है, उस जनरेटर में का क्या होगा, रोटर एक होगा, ये एक जनरेटर है, उसका ये रोटर है। ये है आपकी सिंक्रोनसली रोटेटिंग जो आपकी फील्ड होती है, तो वो रोटेट करती है एट सिंक्रोनस स्पीड। ये जो रोटर होता है सिंक्रोनस मशीन का, ये भी रोटेट करता है एट सम सिंक्रोनस स्पीड, और इन दोनों के बीच का जो ये एंगल है, इस एंगल ये होता है आपका डेल्टा। तो अगर कुछ डिस्टरबेंस हो गई, ठीक है, आपकी लाइन में कोई कुछ भी हो रहा है, कोई फॉल्ट आ रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका रोटर एक्सेलरेट करना स्टार्ट करेगा। जैसे ये एक्सेलरेट करना स्टार्ट करेगा, तो क्या होगा, आपका ये जो डेल्टा है ये इंक्रीज होता जाएगा। तो जैसे ये फॉल्ट क्लियर होगी, अगर आपका सिस्टम स्टेबल रहा, स्टेबल मतलब ये सिंक्रोनिज्म में अभी भी चल रहा है, तो हम बोलेंगे कि हमारा सिस्टम स्टेबल है। लेकिन क्या होगा, आप कभी कभी क्या आप देखोगे, फॉल्ट आएगा, आपका ये एक्सेलरेट करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा, ये एंगल बढ़ता जाएगा, ये एंगल बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, और एक टाइम आएगा कि योर रोटर विल पुल आउट ऑफ सिंक्रोनिज्म। तो जैसे ही वो आउट ऑफ सिंक्रोनिज्म पुल कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो जब आप फैक्स डिवाइसेस यूज करते हो, आप स्टेबिलिटी इंप्रूव कर, जब आप पढ़ोगे पावर सिस्टम 3 अच्छे से, तो वहां पर आप देखोगे, या फिर हम उसको यहां पर लिख सकते हैं, इंप्रूव ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का सिंपल मतलब है आपका कि अगर कोई फॉल्ट आ जाए, एक स्मॉल डिस्टर्बेंस, हमारे पास दो टाइप की स्टेबिलिटीज होती हैं, एक होती है हमारे पास स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी, और दूसरी होती है ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी। स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी में हम डील करते हैं विद स्मॉल डिस्टर्बेंसेस, स्मॉल डिस्टर्बेंसेस। स्मॉल डिस्टर्बेंसेस का मतलब, अगर आपका ये एंगल जो था बिटवीन द रोटर
रोटर और जो आपकी सिंक्रोनसली रोटेटिंग एक्सिस है, इनके बीच का जो एंगल है डेल्टा, सपोज अगर ये इनिशियली ये एंगल 5 डिग्री था, एक डिस्टरबेंस आएगी, डिस्टरबेंस के बाद ये एंगल कितना होगा 5.2, स्मॉल डिस्टरबेंस आई है, जिससे ये जो रोटर एंगल है 0.2 है, इसके चेंज अगर आप देख रहे हो 0.2 का है, तो इसको हम बोलेंगे स्मॉल डिस्टरबेंस। और अगर स्मॉल डिस्टरबेंस के बाद भी हमारा सिस्टम स्टेबल रहता है तो हम बोलते हैं दिस इज स्टेडी स्टेट स्टेबल। ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी में क्या होती है, लार्ज डिस्टरबेंस। जब एक लार्ज डिस्टरबेंस होगी, आप अगर आपका इनिशियली एंगल 5 डिग्री है तो आप देखोगे नया एंगल विल बी 26 डिग्रीज, 30 डिग्रीज। तो आप यहाँ पर देखो इनिशियल एंगल और फाइनल एंगल के बीच में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है, 20 डिग्रीज 30 डिग्री से आपका डेल्टा चेंज हो जाता है। और जब आपका डेल्टा इतना चेंज हो गया उसके बाद भी अगर आपका सिस्टम स्टेबल रहता है तो हम कहते हैं कि इट हैज गुड ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी। तो ये जो फैक्स डिवाइसेस होते हैं ये क्या करते हैं, दे इंप्रूव द ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी। इसमें आपको एक तरीका पढ़ना होगा, यहां पर हम पढ़ते हैं इक्वल एरिया क्राइटेरिया। हमारा पावर होता है बराबर वीएस वी आर साइन ऑफ डेल्टा। साइन की शेप ऐसी आपकी आएगी, यह है मैकेनिकल पावर दैट इज बीइंग सप्लाइड, और यह है आपका इलेक्ट्रिकल पावर। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए इन पावर सिस्टम। आपका पावर की इक्वेशन क्या है, वी एस वी आर अपॉन एक्स साइन ऑफ डेल्टा। तो आई कैन राइट इट एज पी मैक्स साइन ऑफ डेल्टा। ये जो मैक्सिमम है दिस इज योर पी मैक्स, और साइन ऑफ डेल्टा की वजह से आपकी शेप ये ऐसी आ रही है। तो ये है जो इलेक्ट्रिकल पावर। मैकेनिकल पावर जो सप्लाई हो रहा है, क्योंकि जनरेटर को आपको क्या करना पड़ता है, मैकेनिकल पावर देना होता है, दैट मैकेनिकल पावर इज देन कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल पावर। तो ये रहा वो मैकेनिकल पावर। और जहां पर ये दोनों मिल रहे हैं, यहां पर अपनी मशीन को सपोज आप ऑपरेट कर रहे हो इनिशियली, अब क्या होता है, कोई डिस्टरबेंस आती है जिसकी वजह से ये जो आपका एंगल है ये चेंज हो जाता है, ये डेल्टा बढ़ जाता है। तो इसकी वजह से अब आप इसमें मैं ज्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपका रोटर एक्सेलरेट करता है, डिसेलरेट होता है। तो आपके पास आप देखोगे जब आप पढ़ोगे आपके पास दो एरियाज आते हैं, एक होता है एक्सेलरेटिंग एरिया, दूसरा होता है डिसेलरेटिंग एरिया। तो ये फैक्ट्स डिवाइसेस क्या करते हैं, ये इन एक्सेलरेटिंग एरिया डिसेलरेटिंग एरिया को चेंज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका जो ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी है वो इंप्रूव हो जाती है। अभी अगर आपको मैं समझाऊंगा, अभी अपने पावर सिस्टम 3 पढ़ा नहीं है तो ये चीज आपको समझनी अभी डिफिकल्ट होगी, लेकिन जब आप वो पढ़ोगे, आपका सेकंड यूनिट है पावर सिस्टम 3 का, उधर आप देखोगे क्या होता है एक्सेलरेटिंग एरिया, क्या होता है डिसेलरेटिंग एरिया। अगर एक्सेलरेटिंग एरिया ज्यादा होगा डिसेलरेटिंग एरिया से, तब क्यों सिस्टम हमारा अनस्टेबल हो जाता है। अगर एक्सेलरेटिंग एरिया डिसेलरेटिंग एरिया के बराबर होगा तब क्यों हमारा सिस्टम स्टेबल रहता है। तो ये सब आपको पढ़नी है चीजें। तो वहां पर आप कंडीशंस देखोगे कब कब हमारा सिस्टम स्टेबल होता है। तो जब आप फैक्स डिवाइसेस को कनेक्ट करते हो, आपके इन एक्सेलरेटिंग डिसेलरेटिंग एरियाज को में ऐसी चेंजेस करता है कि आपका सिस्टम स्टेबल हो जाता है। थर्ड, we can increase delta to higher values. So when you use fax devices, मैंने आपसे अभी बोला था कि to maintain this stability we operate our machine at 30 to 40 degrees. बट सबसे बेस्ट क्या था, आप मैक्सिमम पावर कब आप ट्रांसमिट कर पाते, जब आपका डेल्टा होता 90 डिग्रीज। तो यूजिंग फैक्स डिवाइसेस हम क्या कर सकते हैं, हम डेल्टा को हम इसको ले सकते हैं टू हायर वैल्यूज विदाउट लूजिंग स्टेबिलिटी। तो इस डेल्टा को यही समझो, आप समझो एक आप लोग
एक खाए के, ये जो डेल्टा इक्वल टू 90 है ना हमारा पी मैक्स साइन ऑफ डेल्टा। तो अगर आपका डेल्टा 90 डिग्री होगा, आपका पावर क्या होगा, इट विल बी पी मैक्स। लेकिन आप इस डेल्टा इज इक्वल टू 90 को फिलहाल आप ये समझो कि आप बिल्कुल एक ये खाए है, आप खाए के बिल्कुल एज पे खड़े हो, तो आपको एक धक्का दे दिया आप नीचे चले जाओगे। सबसे ज्यादा थ्रिल किधर है, सबसे ज्यादा आपको थ्रिल मिलेगा बिल्कुल जो आपकी वो जो माउंटेन होगा ना उसके बिल्कुल एज पे जब आप खड़े होगे, थ्रिल विल बी मैक्सिमम। लेकिन हल्का सा धक्का दे दिया आप लोग नीचे गिर जाओगे। सेम चीज यहां पर भी है, डेल्टा इज इक्वल टू 90 पे पावर तो मैक्सिमम है, लेकिन हल्का सा एक धक्का यहां चला गया, आपकी मशीन अनस्टेबल हो जाएगी। तो इसीलिए ताकि हमारा सिस्टम अनस्टेबल ना हो जाए, हम डेल्टा को कहां पर चलाते हैं, हम मशीन को ऑपरेट करते हैं डेल्टा इक्वल टू 30 टू 40 डिग्रीज, इन दो के बीच में हम मशीन को ऑपरेट करते हैं। So we can increase delta to higher values without compromising on system stability. And also they damp power oscillations. अगर power में there are some oscillations in power, तो these fax devices help in damping them. ये सब चीजें कैसे होती हैं, ये सब हमें डिटेल में पढ़ना है आगे। ये जो भी मैंने अभी पॉइंट्स लिखाए हैं, कैसे ये सब हुआ, कैसे ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी इंप्रूव हुई, कैसे हमने अपना डिसेलरेटिंग एरिया बढ़ा दिया जिससे स्टेबिलिटी इंप्रूव, ये सब हमें आगे पढ़ना है। तो अभी तो सिर्फ मैं आपको एक बेसिक वो जिस्ट दे रहा हूँ कि फैक्स डिवाइसेस क्या क्या चीजें कर सकते हैं। पहला पॉइंट फिर भी थोड़ा सा मैंने आपको भी डिटेल वो समझा दिया कि कैसे अगर आपकी एक लाइन ओवरलोडेड होगी, आप कैसे उस पर लोड कम कर सकते हो, जिसकी वजह से आप पावर को कंट्रोल कर सकते हो। दूसरा हमने देखा कि ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी हम इंप्रूव कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट देखा कि डेल्टा हम हायर वैल्यूज पे हम अपनी मशीन को हायर वैल्यूज पे ऑपरेट कर सकते हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन सिस्टम स्टेबिलिटी। फोर्थ पॉइंट है कि पावर ऑसिलेशंस हमारी डैम्प अब कैसे होती हैं, इसी पे हमारा पूरा सब्जेक्ट बेस्ड है। बट प्रॉब्लम क्या है विद फैक्ट्स के, दिस इज अ वेरी कॉस्टली टेक्नोलॉजी। अब आप बोलोगे इतने फायदे हैं तो हम क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि बहुत कॉस्टली है, बहुत डिफिकल्ट होता है गवर्नमेंट्स के लिए फैक्स डिवाइसेस खरीदने, क्योंकि बजट पे बहुत ही ज्यादा असर पड़ता है। बहुत कॉस्टली टेक्नोलॉजी, फायदे बहुत हैं बट इनकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए उतना ज्यादा आप इनको यूज होते हुए नहीं देखते। लेकिन जो आपकी कंट्रीज हैं, जो रिच कंट्रीज हैं, वहां पर ये फैक्ट्स जो भी है टेक्नोलॉजी ये बहुत ज्यादा यूज होती है। जो लेकिन गरीब कंट्रीज हैं वहां अभी उतना उतना नहीं, जहां जहां इनको जरूरत होती है वहां वहां पर ये इन फैक्ट्स डिवाइसेस का यूज करते हैं। तो आपके पास अगर एक एसी सिस्टम है, एग्जाम्पल हमने अभी किया था,
कि अगर हमारे पास if we want to transmit some power from a surplus generation area, ये आपके लोड्स हैं, these are also लोड्स, और ये आपके जनरेटर्स लगे हुए हैं। तो अगर आप सरप्लस एरिया से डेफिसिट एरिया में पावर ट्रांसमिट करना चाहते हो तो आप पावर फ्लो को कंट्रोल कर सकते हो। कैसे? बाय इंसर्टिंग ए वेरिएबल इम्पिडेंस। जैसे मैंने आपको अभी बोला था, अगर ये आपका, अगर इस साइड से इम्पिडेंस आपकी x है और यहाँ से आपकी इम्पिडेंस 2x है, आप देखोगे कि यहाँ से 2/3 ऑफ पावर जाएगा और इस वाले पाथ से सिर्फ 1/3 पावर जाएगा। तो बाय चेंजिंग द इम्पिडेंस यू कैन कंट्रोल द पावर फ्लो इन एन एसी सिस्टम। तो ये जो वेरिएबल इम्पिडेंस होती है, अब कैसे करते हो? यूजिंग सीरीज एंड शंट कंपनसेशन। we make impedance variable। तो आप फैक्स डिवाइसेस यूज करते हो। आप फैक्स डिवाइसेस को आप क्या कर सकते हो? आप सीरीज में कनेक्ट कर सकते हो या फिर शंट। शंट मतलब पैरेलल में। तो जब आप इन डिवाइसेस को सीरीज या शंट में कनेक्ट करते हो तो इसकी वजह से आप क्या कर सकते हो? आप इम्पिडेंस को वेरी कर सकते हो, एंड बाय वेरिंग इम्पिडेंस आप पावर फ्लो थ्रू अ लाइन यू कैन कंट्रोल इट। दूसरा तरीका क्या होता है पावर फ्लो का? आप कैसे पावर फ्लो को कंट्रोल कर सकते हो? ये आपकी एक लाइन है जिसके थ्रू आप पावर कंट्रोल करना चाहते हो। जबकि ये वाली लाइन है, यहां पर आप क्या यूज करो? एक HVDC लिंक। आप नॉर्मल यहां पर AC पावर यूज नहीं करो, आप एक HVDC लाइन यहां पर कनेक्ट कर दो। जैसे आप HVDC लाइन करोगे उसमें क्या होता है? आपको HVDC में आप इजीली पावर को कंट्रोल कर सकते हो। तो यहां पर आप एक HVDC लिंक लगा लो। दिस इज योर HVDC लिंक और यहां पर कन्वर्टर्स लगे हुए हैं। तो ये कन्वर्टर क्या करता है? जैसे इसको इस यहां से यहां की तरफ पावर ट्रांसफर करना है तो दिस विल कन्वर्ट योर AC टू DC। आगे DC चलेगा एंड हियर यू विल कन्वर्ट दिस DC बैक इनटू AC, एंड दिस AC, ये जो फिर आपका AC है, दिस विल गो टू दिस जनरेटर। तो यहां पर तो HVDC में पावर कंट्रोल बहुत इजी होता है। पावर कंट्रोल इज इजियर। कैसे इजी होता है? जस्ट बाय वेरिंग। आप फायरिंग एंगल अपने कन्वर्टर्स के चेंज करो। जैसे जैसे फायरिंग एंगल चेंज होगा आप अपनी वोल्टेज या करंट को चेंज कर सकते हो। तो आप पावर कितना यहां से ट्रांसमिट होगा आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। तो जब आपने यहां से कितना पावर जा सकता है, जब आप उसको कंट्रोल कर रहे हो, इस लाइन के थ्रू कितना पावर जाएगा वो भी कंट्रोल हो रहा है। तो सपोज अगर यहां से 1000 मेगावाट्स हैं, आपने यहाँ ऐसा फायरिंग एंगल सेट किया है कि यहाँ से सिर्फ 800 मेगावाट्स आगे जा सकते हैं, तो ऑब्वियसली बाकी के 200 मेगावाट्स को यहाँ से जाना होगा। अब आप फिर फायरिंग एंगल चेंज कर रहे हो कन्वर्टर्स का, आप ऐसा आपने कंडीशन बना दी कि अब यहाँ से 600 मेगावाट्स ही जा सकते हैं, तो बाकी के 400 मेगावाट्स को यहाँ से जाना होगा। तो दूसरा तरीका है, आप क्या करो, आप एक HVDC एक लाइन आप रखो जहां से आपका पावर फ्लो हो रहा है। दिस इज योर, यहाँ पर सारी क्वांटिटीज AC होंगी। लेकिन दूसरा लिंक आप DC लिंक लगा दो। DC लिंक में हमारा फायदा क्या है? आप बाय वेरिंग योर फायरिंग एंगल यू कैन कंट्रोल द पावर फ्लो थ्रू दिस लाइन।
तो बाय कंट्रोलिंग द पावर थ्रू दिस लाइन, इस लाइन से कितना पावर चलेगा वो भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये दूसरा तरीका है आपका टू कंट्रोल पावर फ्लो। तीसरा तरीका जो है आप चैट में लिख लो फैजन क्वेश्चन। ये आपकी एक लाइन है, यहां से आपकी ये दूसरी लाइन है। इस लाइन में आप क्या करो, यू हैव अ वेरिएबल फेज एंगल। आप एक फैक्स डिवाइस लगा रहे हो जिसकी वजह से आप अपने फेज एंगल को वेरी कर सकते हो, वेरिएबल फेज एंगल। तो अगर आपके पास ऐसा एक सिस्टम है, यहां पर यू हैव V एट एन एंगल ऑफ phi1, this is connected to a system that is having a voltage V2 at an angle of phi2। इसका मैं नाम सेंडिंग एंड रखता हूं, इसका नाम मैं रिसीविंग एंड रखता हूं, और ये है X। तो यहां पे जो आपका डेल्टा होगा, डेल्टा विल बी phi1 माइनस phi2। तो जो पावर है आपका दैट विल बी इक्वल टू Vs VR अपॉन X साइन ऑफ phi1 minus phi2। तो by varying these angles you can vary your power। सपोज आपका डेल्टा 1 जो है दैट इज 40 डिग्री एंड डेल्टा 2 इज 10 डिग्री। सॉरी, phi1 इज 40 डिग्री एंड phi2 इज 10 डिग्री। तो आपका टोटल कितना आ रहा है, Vs VR अपॉन X साइन ऑफ 30 डिग्री। साइन 30 कितना होता है, 0.5। तो आपका 0.5 टाइम्स Pmax ये ट्रांसमिट ऐसे हो रहा है। तो आप क्या करो, आप बीच में एक ऐसा फैक्स डिवाइस लगा लो जिससे आप phi1 का वैल्यू इंक्रीज कर सकते हो। तो आपने क्या कर दिया, आपने ऐसा चेंज कर दिया कि नाउ योर phi1 इज इंस्टेड ऑफ 40 डिग्रीज ये बन गया 40 प्लस 20 डिग्रीज। आपने यहां पर एक फैक्स डिवाइस इंसर्ट कर दिया जो अब क्या कर रहा है, इस फेज एंगल को चेंज कर रहा है। तो आपका phi1 कितना हो गया, 60 डिग्रीज। तो नाउ योर पावर दैट यू कैन ट्रांसमिट, इसकी अब क्या आ गया, Pmax साइन ऑफ 60 माइनस 10 विच इज इक्वल टू Pmax साइन ऑफ 50 डिग्री। तो पहले वाले केस से सेकेंड वाले केस में आप देखोगे P2 इज ग्रेटर देन P1। तो ये सब चीजें करके आप क्या कर सकते हो, यू कैन हैव सम कंट्रोल ओवर पावर ट्रांसफर इन अ ट्रांसमिशन लाइन।